भैरव सिंह शेखावत जी थे, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने। वो एक बड़े विजनरी राजनेता थे। उनको मैं राजनेता इसलिए कहूंगा कि उनकी सोच बड़ी दूरगामी थी। तो वो जनसंख्या नियंत्रण हुआ, वृक्षारोपण हुआ, बालिकाओं की शिक्षा हुई, साक्षरता हुई, पेयजल की जो समस्या है उसका एक दीर्घकालिक सोल्यूशन निकले। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के जो नेता थे उनसे उनका बड़ा मधुर संबंध था, और उनको उनके धरातल पर बड़ी मजबूत पकड़ थी। उनका एक ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज थी। तो उनका एक पैरेलल जो है इंफॉर्मेशन का सिस्टम था। अशोक गहलोत जी, आपको पता ही है, वो अपने गांधीवादी मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रशासन जो है ना, कुछ ज़्यादा उसका लोकतंत्रीकरण हुआ, और इसमें आप जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, जिला प्रमुख हैं, इनका इंटरफेयर बढ़ने लगा, अध्यक्ष हैं, इनकी राय लीजिए, इनसे बातचीत करिए, और फिर वो आज तक राजस्थान में परंपरा चल रही है। तो अब वो कुछ मामलों में हम उसको सही भी कह सकते हैं, कुछ मामलों में गलत भी कह सकते हैं। जो मैडम थी वसुंधरा राजे, उनका ये जो आपका पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र है, वन्य जीव संरक्षण का क्षेत्र है, इसमें जबरदस्त काम हुआ। जो हमारे जितने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक जो धरोहर थी, जो विरासत थी, उसका जो संरक्षण और विकास का कार्य है, इसके लिए अद्भुत विजन चाहिए। वो विजन मैडम के पास अवेलेबल था। उन्होंने शानदार पर्यटन स्थल के रूप में, आप आमेर का किला देखिए, आप जो है अपने बांसवाड़ा में जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है उसको देखिए। तो मतलब इन जगहों को आप देखिए तो लगता है कि मतलब उनका कितना बड़ा विजन था। उससे स्थानीय स्तर पर विकास को कितना प्रोत्साहन मिला, पर्यटन को प्रोत्साहन मिला, व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला, लोगों को रोजगार मिला। तो ये सारी चीजें, और मैडम का डिसिसिवनेस थी, एक निर्णायक क्षमता उनके अंदर थी, और इनका जो राज है आपके सामने चल ही रहा है। और निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से जो जनता के प्रति एक जुड़ाव है, जो एक आकर्षण है, या एक सहानुभूति है, या उनकी समस्याओं को अपना समझ करके जो है वो है। हालांकि इनको अभी समय कम मिला है, साल सवा साल का हुआ है। अभी इस बीच में इन्होंने ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा समिट किया, और बड़े सक्सेसफुल तरीके से किया, और उसके अब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि उसका क्या है। बट जो देखा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग है, समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, पब्लिक में जाते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यूपीएससी से परीक्षाएं पास की और आईएएस बने। एक लंबा कैरियर रहा, सफल कैरियर कहा जा सकता है। कई जगहों पर डीएम रहे, 4 विश्वविद्यालयों के इंचार्ज भी रहे समय समय पर। उनसे तमाम सारे सवाल करूंगा, कैसे यूपीएससी क्रैक किया, कैसे उन्होंने राजनीतिक जो प्रेशर था उसे भी समझा, उसको टैकल किया, और साथ ही साथ राजस्थान जैसे राज्य का कानून व्यवस्था जो कभी मुद्दा हुआ करता था बहुत प्रमुख तरीके से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उन इलाकों में उन्होंने कैसे उसको संभाला, क्या उनके अनुभव रहे। और इन दिनों रिटायर्ड होने के बाद वो इस समय साहित्य के जीवन को भी जी रहे हैं, किताबें भी लिखी हैं, तमाम सारे सवाल होंगे। पूरा कहते हैं मिसलेनियस जीवन चल रहा है, और वो तमाम सारे सवाल होंगे। हमारे साथ मौजूद है 89 बैच के आईएएस रहे राजेश्वर सिंह जी, जो राजस्थान के कैडर के आईएएस रहे और इस समय हमारे साथ मौजूद है। आपका सर पोल टॉक पर स्वागत है। नमस्ते सर, आप 89 बैच के आईएएस रहे, और कैसा अनुभव रहा आपका? कैसे आपने यूपीएससी क्रैक किया? जो आपको देख रहे हैं दर्शक, उन्हें जरा बताएं किस तरह का संघर्ष हुआ, कैसे आपने परीक्षा पास की? देखिए, हमने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और उसके बाद एमए आधुनिक इतिहास इस विषय से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, और मेरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा होती थी। तो पहली बार जब ये परीक्षा प्रारंभ हुई थी, तो ये हम लोगों के समय में ही प्रारंभ हुई थी, तो वो भी हमने क्वालिफाई किया था। तो मेरा जो बैच है वो 89 है, तो हमने 87 और 88 वाले एग्ज़ाम दिए थे।
और 87 का जो एग्ज़ाम था तो उसमें हमने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी में, और 88 में मेरा जाकर के सिलेक्शन हुआ। और हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर ये मेरे सब्जेक्ट थे उस समय, क्योंकि उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, आजकल 1 सब्जेक्ट कर दिया है। हम्म, तो और सारी जो तैयारी थी वो हम लोगों ने इलाहाबाद में ही रह के की। हम्म, और उस समय ये कोचिंग का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था। दिल्ली वगैरह में था, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दिल्ली में ही थे, लेकिन इलाहाबाद में कोई ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट था नहीं, और न तो जो है स्टूडेंट्स उसमें जाते थे, और सेल्फ स्टडी के बल पर ही जो है वो सारी तैयारी जो है की जाती थी। जो आजकल का जो माहौल है उसमें थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है। आजकल ये कहते हैं कि अगर आप कोचिंग की मदद नहीं कर लेंगे तो अब सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ये सुनने में आता है। बट हमारे टाइम में कोचिंग वगैरह का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोचिंग में जाना चाहिए। आप लोगों ने कैसे तैयार किया अपने आप को उस दौर में, जब इस तरह का माहौल नहीं था, विश्वविद्यालय में पढ़ाई चल रही थी और कंपटीशन उतना ही था जितना आज है? कैसे आप लोगों ने मैनेज किया चीज़ों को? देखिए, ऐसा है कि अब जब वो सुविधा हमें उपलब्ध नहीं थी, तो अब वो अगर होती तो क्या होता, तो ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब हम्म, उसका तो क्या हम जवाब दें। हम्म, और अगर वो मान लीजिए सुविधा उपलब्ध होती तो जाहिर सी बात है कि आजकल जैसे बच्चों पर एक तरह से प्रेशर है, पीयर प्रेशर भी है कि अगर तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा, तो सारे भाग भाग के दिल्ली में जाते हैं और वहाँ रह करके मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में रह के तैयारी करते हैं। तो उस तरह का उस समय माहौल नहीं था। तो मुख्यतः जो है, जो हमारे विश्वविद्यालय में मान लीजिए पढ़ाई होती थी, हमारे बड़े विद्वान प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और आज भी जो है विद्वत्ता में तो कोई कमी है नहीं। हम्म, अब शैक्षणिक जो वातावरण है वो निश्चित रूप से नीचे गया है। हम्म, उसका कारण यह है कि पहले ज्ञानार्जन प्रमुख था हम्म, और रोजगार जो है वो सेकेंडरी था। हम्म, ये था कि आप अगर पढ़ाई ढंग से कर लेंगे, हम्म। बीए एमए की, बीएससी एमएससी की या कुछ भी, तो कोई ना कोई ढंग का रोजगार आपको मिल जाएगा। अब रोजगार यह है प्रमुख कि नहीं था, हाँ, पढ़ाई प्रमुख थी। हाँ, अब बदल गया दौर, अब यह है कि अब रोजगार की चिंता जो है वो अब ज्यादा है। बचपन से ही जो है माँ बाप के ही दिमाग में आ जाती है। हम्म, तो बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो पढ़ाते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में जो एक दौड़ चल रही है, या आईएएस पीसीएस की तरफ भी जो है एक आकर्षण है, तो उसका कारण यही है कि जो है वहाँ लगता है कि भाई बेहतर साधन सुविधाएं मिलेंगी, लोगों की सेवा का भी मौका मिलेगा। लेकिन वो ठीक है, वो अपनी जगह है। तो मुख्य रूप से यह है कि लोग अब जो है, जो करियर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोर्स का जो चुनाव है वो लोग करियर के हिसाब से करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, फिलॉसफी जो है कुछ सालों तक बड़ा लोकप्रिय सब्जेक्ट रहा। हम्म, लेकिन फिलॉसफी का मतलब ये नहीं कि आदमी जो है कोई ब्रह्म में, कर्म में, आत्मा में, पुनर्जन्म में, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है इसलिए हम्म, फिलॉसफी ले रहा है। हम्म। फिलॉसफी लेने का कारण ये होगा कि भाई सिलेबस छोटा है नंबर अच्छे आ और जाते थे। मार्क्स जो है अच्छे आ हम्म, जाएंगे, और पिछले सालों का वो देख लेते हैं पैटर्न हम्म, कि जो है फिलॉसफी में ठीक ठाक जो है सिलेक्शन हुआ है तो हम्म, फिलॉसफी ले लेते हैं। अब हम्म, वो अगर फिलॉसफी मान लीजिए उसमें नहीं मार्क्स ढंग से के मिल रहे हैं तो वो सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। हम्म, अब जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ये होता था कि ज़्यादातर अपने रुचि के विषय हम लोग लेते थे, जिनमें हमारा, जैसे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो हिस्ट्री में हमारा मन लगता था। हिंदी हिंदी लिटरेचर हमने सेकंड ऑप्शनल लिया। तो चूंकि उसमें हमारी अभिरुचि थी, हमारा एक झुकाव था, एक रुझान था, तो हमें लगा कि हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, और जहाँ आपका रुझान होता है, जहाँ आपकी अभिरुचि होती है, वहाँ श्रम जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता कम है हो और जाता, बेहतर होता हाँ, लगता है बेहतर वो। होता है। बेहतर लगता है, लेकिन अब जब ये बातें हो गई, पहला पड़ाव आपने पार किया, आपका यूपीएससी सिलेक्शन हो गया, राजस्थान कैडर आपको मिलता है, आप 89 बैच के आईएएस बने, तो क्या आपकी पहली पोस्टिंग क्या रही, क्या चुनौतियां रही, कुछ वो भी शेयर करते, साझा करते चले। देखिए, सौभाग्यवश जो है, जो राजस्थान का सबसे अच्छा जो सब डिवीजन जिसको हम कह सकते हैं, हम्म, माउंट आबू, हम्म। वो हमको मिला था पहली पोस्टिंग में। पहली पोस्टिंग। अच्छा। और उस सब डिवीजन की सब, अब तो उसको कई हिस्सों में बांट दिया है, कई हम्म, सारे एसडीओ वहाँ बैठा दिए हैं। हम्म,
लेकिन हमारे टाइम में सिरोही जिले में 2 ही एसडीओ होते थे, हम्म, एक सिरोही में होते थे और एक एक माउंट। माउंट आबू में। तो माउंट आबू में 2 तहसीलें थी, आबू रोड और पिंडवाड़ा। हम्म, और माउंट आबू जो नगर पालिका क्षेत्र था, वो एक पर्यटन स्थल था। और इसके बाद नीचे जो है एक बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट था, जो निचलागढ़, उपलागढ़, निचली बोर, उपली बोर, जामबुड़ी, इस तरह के हम्म, जो गांव थे, हम्म, सुरपगला, सियावा, हम्म, यहाँ तक जो है वो जाता था। हम्म, तो दोनों तरह का एक्सपोजर जो है वहाँ था। हम्म, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम जो है गरीबी, और दूसरी तरफ जो है एक समृद्धि, पर्यटन। गुजरात से टूरिस्ट आते थे, वो पैसे खर्च करना चाहते थे। तो वो दोनों तरह का जो है साक्षात्कार वहाँ गरीबी पर और हुआ। अमीरी एक साथ साथ वहां हाँ दिख रही वो, थी। जी जी। और उस दौर का जो मुझे याद रह गया है, शहर में तो हम लोगों ने स्वच्छता, सुंदरीकरण, सफाई, विकास, इनको लेकर के बहुत काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में उस समय हम ये देखते थे कि हम गुरु और शुक्र को लगातार दौरा करते थे। हम्म, 190 गांव थे हमारे सब हम्म, डिवीजन में, हम्म, और गुरु शुक्र को हम लगातार दौरा करते थे। उदयपुर का जो रास्ता है, उस मोरस करके गांव था हमारा, जो हम्म, आखिरी गांव था हम्म, मोरस, वहां तक हम लोग जाते थे। हम्म, और मौके पर जाना, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करना, कोई अतिक्रमण कर लिया सरकारी जमीन पर तो उसको हटाना, उसको सुपरवाइज करना। तो ये सारी चीजें हम लोग करते थे। और उस समय सरकार ने ग्रामीण विकास शिविर हम्म, के नाम से, या समस्या समाधान शिविर के नाम से, हम्म, वो हर गर्मी में लगभग 1 मई से 15-20 जून के आसपास तक जो है ये शिविर लगते थे, अच्छा। जिसमें एक दिन पहले तो प्रिपरेटरी कैंप लगता था और दूसरे दिन जो है वो फाइनल कैंप लगता था। हम्म, तो ऐसे करके उसको प्लान करते क्या थे। करते थे उस शिविर में, किस तरह की चीजें होती थी? उन शिविरों में 10-15 ऐसे विभाग जिनका जनता से प्रत्यक्ष संबंध था, हम्म, तो उनको बुलाया जाता था। उनके जो उपखंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी थे वो उसमें आते थे। हम्म, तो मान लीजिए जैसे किसी का खाता विभाजन करना है और हम्म, नहीं हो पा रहा है, तो हम्म, वो मौके पर वहाँ खाता विभाजन हो जाता था। हम्म, किसी का नामांतरकरण नहीं हुआ तो वो हम्म, हो जाता था। कोई जाति प्रमाण पत्र या हैसियत प्रमाण पत्र चाहिए तो वो तुरंत वही मौके पर मिल जाते थे। कोई बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो हो जाता था। तो ऐसे करके समाज कल्याण में, जैसे ये पेंशन वृद्ध तमाम है, चीजें। विधवा है, उस समय विकलांग कहते थे, अब हम्म, दिव्यांग हम्म, कहते हैं, तो उनकी हम्म, जो पेंशन वगैरह के प्रकरण है, वो प्रथा, परंपरा, प्रक्रिया अभी भी चल रही है। मुझे लगता है कि उसको स्थायी तौर पर चलाना चाहिए। फिर हम्म, अपने जैसे आपका ये जो होता है ना कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर, हम्म, इसके बीच में शहरों में भी शिविर चलते थे। हम्म, हम्म, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि किसी का लैंड है तो उसको रेगुलराइज करना है, उसको पट्टे देना है, कॉलोनीज का जो नियमन है, हाउस टैक्स वगैरह जमा कराने हैं, तो ये सारी चीजें। और इन दोनों ही शिविरों में जो उपखंड अधिकारी होते थे वो इंचार्ज की भूमिका में रहते थे, प्रभारी अधिकारी की भूमिका में हम्म, रहते थे। तो वो एक बड़ा अच्छा जो है वो था। और इसके अलावा जैसे एक नियमित रूप से आपका जो कोर्ट वगैरह करना, हम्म, और नीचे मेरे हिसाब से आबू रोड में कोर्ट कैंप वगैरह भी होता था, हम्म, उसमें भी हम लोगों को जाना होता था। तो ये सारी चीजें थी। और उससे निश्चित रूप से जो एक आम व्यक्ति है, उसका उसके जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनका, मुझे लगता है कि अगर नीचे का जो प्रशासन है, चाहे उपखंड का हो या जिले का हो, हम्म, अगर वो उत्तरदायी है, संवेदनशील है, जवाबदेह है और पारदर्शी है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का वहीं खात्मा हो वही, जाता है। हाँ, समाधान हो सकता है। आपको राजस्थान जैसे सबसे गर्म प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका मिला, वहां से आपकी शुरुआत होती है। अब हम आपको थोड़ा सा उधर ले आते हैं कि जब आप कलेक्टर बने, जालौर में बने, फिर एसडीओ से जब आप कलेक्टर के तौर पर देखते हैं अपने आप को, जो एक लंबा सफर रहा होगा, बीच में दौर रहा होगा, प्रशासन की आपकी क्षमता बढ़ गई होगी, शक्तियां बढ़ गई होंगी, दायरा बढ़ गया होगा, कैसे देख पा रहे थे कि हम वहाँ जो चीजें कर पा रहे थे किसी बड़े अधिकारी के साथ, अब हम खुद बड़े अधिकारी बन गए हैं, तो वो दोनों दौर का जो प्रशासन था आपके दिमाग में जेहन, कैसे देखा आपने चीजों को? देखिए ऐसा है कि उस समय मैं 95 से 98 तक जो है हम्म, तो जालोर में कलेक्टर था। हम्म, और उस समय कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन हुआ करते थे, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी थी। हम्म, भारत सरकार से जितना पैसा आता था हम्म, वो सारा डीआरडीए के थ्रू हम्म, वो खर्च होता था। हम्म, बाद में उसको जिला परिषद में मर्ज कर दिया। हम्म,
और हालांकि उसमें भी अब कलेक्टर की थोड़ी भूमिका कर रखी है, वो नरेगा के जो है जिला कार्यक्रम समन्वयक वगैरह हैं, तो वापस डाल दिया कलेक्टर को। लेकिन हमारे टाइम में राजस्व प्रशासन और विकास प्रशासन दोनों का जो हेड था वो कलेक्टर ही होता था। तो जो मुख्य कार्य था वो तो एक तो कोर्ट केस वगैरह होते हैं, और मुख्यतः कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के पास तो ये नामांतरकरण वगैरह की अपीलें आती हैं। हाँ, लेकिन मॉनिटरिंग का काम है, जैसे एसडीओज हैं वो टाइटल के मुकदमे सुनते हैं, हाँ, तो उनकी मॉनिटरिंग का काम है। जो हाँ, तहसीलदार हैं उनको ये देखना है कि भाई सरकारी जमीन है, हाँ, चारागाह वगैरह है, उसके ऊपर जो है कब्जा नहीं हो जाए, कब्जा हो गया है तो उसको विधिक प्रक्रिया अपना हाँ, करके उसको जो है वो हटाया जाए। हाँ, प्लस जो है कोई समाज उपयोगी जनोपयोगी जो है कार्य है, उसके लिए जमीन आवंटन वगैरह का कार्य हाँ, है। तो ये सारी चीजें। और उस समय क्या था कि जैसे आपके मान लीजिए अपने 12वीं तक के जो विद्यालय थे, हाँ, तो उनमें कमरे वगैरह बनाना, छोटी सड़कें बनाना, अ, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, इन सब के लिए हम लोग विभिन्न योजनाओं में ये प्रोविजन रखते थे। हाँ, जैसे मुझे ध्यान है उस समय एक जेआरवाई 80% होता हाँ, था, वो तो सरपंच खर्च करता था। हाँ, जेआरवाई 20% में कलेक्टर को विशेषाधिकार थे हाँ, कि भाई वो सैंक्शन कर सकता है काम। हाँ, तो पूरे जिले में जैसे हम लोग, जहाँ पंचायत घर नहीं बना हुआ है, हाँ, जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग सैंक्शन करते थे। सड़कें नहीं बनी है तो उनको उसमें सैंक्शन कर देते। एक ईएस योजना होती थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, हाँ, जिसमें अपन स्कूलों में कमरे बनवा सकते थे। तो अपन ने ये हिसाब लगाया कि किस किस स्कूल में हाँ, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से कहाँ कहाँ कमरे कम हैं, हाँ, तो उसका एक सर्वे करा करके और जनप्रतिनिधियों से भी राय लेकर के कमरे जो है जगह जगह बनवाए गए। तो इस तरह का था। जालौर में एक हमारे टाइम में संपूर्ण साक्षरता अभियान भी चला था, हाँ, और 3 साल का लंबा दौर था जिसमें उस अभियान ने एक तरह से अपनी पूर्णता प्राप्त की। हाँ। और उसको एक सत्येंद्र मैत्रेय राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार होता है, वो भी उस जिले को प्राप्त हुआ आपके था। दौरान जब आप हाँ, कलेक्टर थे वहाँ जहाँ पर। तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी और जिले के जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, जो इवन राजनीतिज्ञ हैं, तो सबकी एक सम्मिलित कमेटियां गांव पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक बनी। उनकी नियमित मीटिंग होती थी, उसमें स्ट्रेटजी तय होती थी, कैसे जन जागृति के कार्यक्रम चलाए जाएं, शिक्षा साक्षरता का महत्व जो है आम जनता को कैसे जो है बताया जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये चलती उस रही। दौरान। हाँ। अच्छा, लेकिन अब जब आप 3 साल रहे सर, जालोर के कलेक्टर रहे आप, हम्म। कभी ऐसा कोई घटना याद आ रहा हो कि बहुत गुस्सा आ गया हो, किसी को तुरंत टर्मिनेट कर दिया हो, या कोई बड़ी घटना हुई हो जो आपको अभी जेहन में याद आती हो? देखिए, एक जो इसके पहले कि मैं इस पर आऊं, हम्म, एक हमने अपनी तरफ से इनोवेटिव प्रयास वहाँ किया था हम्म, कि हम हर दूसरे या तीसरे महीने जो है हम्म, वो पंचायत समिति मुख्यालय पर जाते थे। और हमने हर शायद तीसरे महीने का ही ये था। आपका स्वतः का खुद का हाँ, संज्ञान खुद था? का प्रयास था, इसमें सरकार का कोई वो नहीं हम्म, था। तो महीने की 16 से लेके 22 तारीख तक, हम्म, तो अब 7 पंचायत समितियां उस समय थी, तो हम्म, 16 को तो अपन आओर, फिर जालोर, फिर हम्म, सायला, फिर भीनमाल, हम्म, फिर रानीवाड़ा, हम्म, जसवंतपुरा एंड लास्ट में सांचौर। तो हम्म, ये हम लगातार जाते थे। अच्छा, और शिविर में हम लगभग 12 बजे के आसपास पहुंच जाते थे, हम्म, 12-1 बजे के आसपास। हम्म, और फिर हम शाम को 7-8 बजे तक वहाँ रहते थे। हम्म, और उसमें जो आम जनता थी उसकी सुनवाई करना, जो गांव पंचायत के सरपंच थे उनको अगर किसी विकास योजना के क्रियान्वयन में कोई तकलीफ आ रही है हम्म, तो उसको जो है सुलझाना। हम्म, तो ये सारी चीजें, तो वो प्रोग्राम बड़ा सफल रहा था। हम्म, अब जो आपके लॉ एंड ऑर्डर की है, तो उस समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ था। हम्म, एक जैन मुनि जी थे, तो उन्होंने किन्हीं कारणवश आत्महत्या वगैरह कर ली थी। हम्म, तो उसको लेकर के वहाँ थोड़ा आंदोलन वगैरह का माहौल हुआ था, और वो काफ़ी बड़ी घटना है। तो उसमें किस तरह से जो है दोनों समुदाय या जितने भी जालोर के 36 कौम थी, सबके लोगों से बातचीत करके और किस तरह से शांति स्थापित की जाए, और कैसे जो है सामाजिक समरसता के माहौल को दोबारा जो है वो किया जाए। तो इसके संबंध में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। अच्छा, एक चीज और कहते हैं, जालोर में सबसे अधिक जो है मठ और मंदिर है वहाँ, उनको उनके बीच में आप काम कर रहे थे, कैसे उन चीजों का आपका हुआ सामंजस्य बैठाया आपने?
जैसे आप कह रहे हैं कि मुनि जी का हुआ, अभी कहते हैं कि जो पॉलिटिकली जो चीजें वहां पर गेन की जाती हैं, बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, कहते हैं मठ और मंदिर ज्यादा है वहां पर। तो उन सब चीजों कैसे आप करते थे? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा मरुस्थलीय इलाका है, हम्म। अब आपको पता ही है कि वो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ इलाका है। हम्म। और लोग जो है, ये जो अकाल की परिस्थिति है होती हम्म। है, तो उसका बहुत ज़्यादा सामना करते हैं। हम्म। तो ऐसी स्थिति में जो परमपिता परमात्मा हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं, तो एक तो आस्था का भाव भी होता है, और एक आप यूं समझिए कि एक शरणागति का भाव होता है, हम्म। क्योंकि जब भी आदमी कमजोर पड़ता है तो भगवान की शरण में जाता है। हम्म। तो ऐसे इलाकों में अगर मठ हैं, मंदिर हैं और इस तरह तो की सरवाइव कर रहे हैं संस्थाएं इसलिए। हैं, हाँ, तो वो स्वाभाविक है। वो मतलब वो एक तरह से मनुष्य की जो आस्था है और जो मनुष्य की परमात्मा से अपेक्षा है, उसका एक फल है, उसका परिणाम है। और इसी वजह से उस इलाके का जो माहौल है हम्म। वो बड़ा धार्मिक है, बहुत सांस्कृतिक है, हम्म। बहुत पारंपरिक है। हम्म। लोग पाप से डरते हैं, लोग हम्म। भगवान से डरते हैं, हम्म। लोग बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम्म। नैतिकता को मानने वाले लोग हैं। हम्म। तो अब वो राजनीति में उनको भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम्म। और किसको क्या फायदा मिलता है, क्या नहीं हम्म। मिलता है, हम्म। उन चीजों पर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी इलाके में साधु संतों की विशेष संख्या में उपस्थिति है, हम्म। तो वहाँ का जो धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण है, हम्म। वो निश्चित रूप से एक समुन्नत रहता है। अब सर आपको हम जालौर से जयपुर तरफ ले आते हैं। जी। आप जयपुर के भी कलेक्टर रहे, साथ ही साथ आपके पास, मैंने पहले ही बोला कि आपके पास कई विश्वविद्यालयों को एक्टिंग वीसी रहने का मौका मिला। कैसे देखा आपने प्रशासन को भी और विश्वविद्यालय को भी, जो दोनों का डिफरेंस था, कैसे मैनेज किया आपने चीज़ों को? देखिए, पहले तो हम जो जय मैं जब विश्वविद्यालय का कुलपति वगैरह था, तो वो तो संभागीय आयुक्त को पहले बनाते थे, जी। आजकल बंद कर दिया जी। है। आजकल तो जो किसी दूसरा विश्वविद्यालय है उसके कुलपति को ही अतिरिक्त हाँ, कार्यभार अतिरिक्त दे चार्ज देते देते हैं। हैं। जी। पहले ये था कि संभागीय आयुक्त को जो है, वो कुछ दिन के लिए कार्यवाहक कुलपति बनाते थे, तब तक वो नए कुलपति की चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते थे। हम्म। और मेरे हिसाब से वो बड़ी बेहतर परंपरा थी। वो हम्म। परंपरा इसलिए थी कि कई बार या हर समय जो भी संभागीय आयुक्त होते हैं, वो हम्म। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं। हम्म। तो जब वो कार्यवाहक कुलपति का उनको कार्यभार मिलता था, तो वो उन समस्याओं से प्रत्यक्षतः रूबरू होते थे, उनको झेलते थे, उनको एक तरह से सहन करते थे, हम्म। उनके सामने उपस्थित होती थी। तो जब वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जाते थे, तो वो उन समस्याओं के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील, थोड़ा सहयोगी रुख अपनाते थे, है ना, कोई सहयोग मान करते गया, थे कहीं न कहीं से। हाँ, सहयोग करते थे। हम्म। अब वो परंपरा बंद कर दी। अब वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी चीज है। और विश्वविद्यालय में जब भी डिविजनल कमिश्नर्स के पास कुलपति का कार्यभार रहा है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ जो प्रशासनिक वातावरण है, जो शैक्षणिक वातावरण है, जो अनुशासन का माहौल है, उसमें निश्चित रूप से फर्क पड़ा है ना। मैं ये नहीं कहता कि जो शिक्षाविद होते हैं वो अच्छे प्रशासक नहीं होते हैं, और प्रशासक है तो जाहिर सी बात है कि वो शिक्षाविद नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि प्रशासन उसका मूलभूत विषय है, वो चीज़ें बेहतर होती हैं। हाँ, फंडामेंटल, तो कम से कम जो प्रशासनिक वातावरण है और जो अनुशासन का माहौल, जैसे कक्षाएं नियमित चलना, एग्जाम का समय पर होना, कदाचार नहीं होना, सारा हम्म। सिस्टम पारदर्शी होना, ये जो एक प्रशासक की विशेषता होती है, तो इसका विश्वविद्यालय को फायदा मिलता था। जैसे मैं उदयपुर में था, तो ये सब चीजों को आप हटा भी दें, तो हम्म। लगभग हमारा पौने 2 साल का कार्यकाल रहा। हम्म। तो उस दौरान जो है, हमने जो आईएएस आरएएस ऑफिसर्स थे, उनसे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कराया। हम्म। विश्वविद्यालय की मैगजीन नहीं निकलती थी, जो एनुअल मैगजीन होती है, हम्म। वो हमने वहाँ पर निकलवाई। मोहनलाल सुखाड़िया व्याख्यान माला वहाँ आयोजित कराई। महात्मा गांधी व्याख्यान माला जो है, हम्म। स्मृति व्याख्यान मेला, वो आयोजित कराई। इनके जो वो अपने कल्चरल जो वो होता है, साल भर का जो वार्षिक हम्म। सांस्कृतिक और उसको खेलकूद भी आपने महोत्सव कराया। होता है, वो सब हम लोगों ने कराया। और वही सेम की सेम चीजें जो है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हमने रिपीट करी थी। हम्म। तो मुझे लगता है कि मतलब एक इससे दोनों को ही फायदा होता है। हम्म। उस ऑफिसर को भी फायदा होता है कि एकेडमिक वर्ल्ड से इंटरेक्शन का उसको एक मौका मिलता है, और विश्वविद्यालय को ये फायदा होता है कि अगर ऑफिसर में प्रशासनिक क्षमता है, तो
जो वहाँ की कार्य पद्धति वगैरह है वो थोड़ी सी व्यवस्थित होती है। आपको जो लोग जानते हैं वो कहते हैं राजेश्वर सिंह बहुत निडर और ईमानदार अधिकारी रहे अपने समय में। जब आप आयुक्त बने, संभागीय आयुक्त बने, तो उस दौरान कोई बड़ा बड़ा लाइन एंड ऑर्डर जो मैनेज करना होता था, जो देखना होता था, उस दौरान जब आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो, किसी का फोन आ गया हो कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना आपको, कैसे आपने कभी कुछ देखिए घटनाक्रम रहा क्या आपके है साथ? कि हम पर्टिकुलर किसी एक घटनाक्रम की तरफ नहीं जाएंगे, हम्म। लेकिन मुख्य रूप से जो संभागीय आयुक्त का जो रोल है हम्म। वो आपातकालीन स्थिति में हम्म। थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। हम्म। जब चीजें नॉर्मल चलती होती हैं तो उसके पास बहुत ज्यादा काम है नहीं डिविजनल सब कमिश्नर सब के अपने पास। कलेक्टर्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हाँ, चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो चूंकि एक सीनियर ऑफिसर है तो उसको सरकार भी कहती है कि भाई आप जाइए और स्थिति को संभालिए, हम्म। इंटरवीन करिए उसमें। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने मैं 3 जगह रहा, हम्म। अपने उदयपुर में रहा, भरतपुर में रहा हम्म। और जयपुर में रहा, हम्म। और तीनों जगह बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हम्म। उत्पन्न हुई। हम्म। तो उसमें पहली चीज तो ये होती है कि आप जब मौके पर जाएं तो हम्म। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम्म। जितने समस्या में शामिल कारक हैं, शामिल लोग हैं। शामिल लोग हम्म। हैं, एक तो सारे पक्षों से जो है वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करनी हम्म। चाहिए, नंबर 1। हम्म। नंबर 2 ये है कि आपको अपनी हर गतिविधि, हर पहलकदमी हम्म। की कार्रवाई जो है, मतलब जो सूचना है, हम्म। वो राज्य सरकार में जो उच्चाधिकारी हैं, हम्म। चाहे वो सेक्रेटरी टू सीएम हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे होम सेक्रेटरी हो, इनको देनी चाहिए। उस समय जो आप ले रहे हैं डिसीजंस। हाँ, हम्म। तो और उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए कि भाई आप जो करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं कि नहीं। हम्म। तीसरी बात है कि आपने मान लीजिए कोई जैसे ये किया, कोई समझौता वगैरह करने जा रहे हैं, हम्म। तो उसमें भी राज्य सरकार को एक उसमें रखना जरूरी होता है। और हमेशा जो बल प्रयोग का निर्णय होता है हम्म। वो मौके की गंभीरता को देखते हुए। पुलिस से लाठीचार्ज कर देती कई हाँ, बार। तो वो अगर बहुत ज्यादा गंभीर चीज है हम्म। तब तो ठीक है, आप उसको करिए। हम्म। लेकिन अगर आपके बल प्रयोग से स्थिति अग्रवेट होती है और ज्यादा बिगड़ने की संभावना होती है, तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीजें अपने टाइम में हुई जब मैं डिविजनल कमिश्नर था। तो सौभाग्यवश हर स्थिति में यही रहा कि एक तो हमने सारे पक्षों से संपर्क स्थापित किया। हमारी जो टीम थी जिसमें हमारे आईजी भी हुआ करते थे, हम्म। हमारे कलेक्टर होते थे, एसपी होते थे, एडीएम वगैरह होते थे, हम्म। उनसे बातचीत करके एक उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करने का, जो हम कदम उठाने जा रहे हैं वो सारी पहलकदमी, सारे कदम उठाने की जानकारी हम राज्य सरकार को देते थे, उच्च अधिकारियों को देते थे, और फिर उनसे मार्गदर्शन लेकर के और उसके बाद फिर हम लोग मौके पर तो निर्णय फर्दर लेते एक्शन थे। तब करते जब वहां हाँ, बातें हो जाती थी। हाँ। तो उससे मतलब इस पूरे कार्यकाल में लगभग 6 साल में रहा संभागीय आयुक्त, और कहीं भी मैं ये नहीं कह सकता कि स्थिति बिगड़ी हो। हम लोगों ने हर जगह जो है वो स्थिति को, नंबर 1 तो ये कि अगर हम पहले पहुंच गए तो हमने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया, और जहां हम बाद में पहुंचे वहां भी हमने शांति स्थापना वगैरह वो ढंग से कर पाए। अब बात करते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, कई सारे आपके समय में जब आप 89 में आते हैं तो भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अब भजन लाल, इनके कार्यकाल के फर्स्ट ईयर तक आप रहे। इन चारों सीएम को अगर देखा जाए आपके हिसाब से, तो आप कैसे देख पाते चीजों को कि जो चीजें एक लंबे समय तक 20 साल 30 साल तक केवल वसुंधरा और गहलोत की जोड़ी रही, भैरव सिंह शेखावत भी उस समय लगातार सीएम बनते रहे और बीच में और भी लोग सीएम बने, तो आपने चारों से अगर बात करें, आपके हिसाब से क्या देखते हैं आप प्रशासन और तमाम चीजों को लेकर के? देखिए ऐसा है कि जो भैरव सिंह शेखावत जी थे, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने, हम्म। तो वो, उनका जो सबसे ज्यादा जोर था वो एक शुचिता और पारदर्शिता पर रहता था, प्रशासन पर। प्रशासन पर। हम्म। वो एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहते थे, और किसी भी किस्म की जो बेईमानी की चीज अगर उनके दिमाग में या ध्यान में लाई जाती थी तो उस पर उनका बड़ा कठोर रुख रहता था। हम्म।
और जो ऑफिसर्स जो है ढंग से ईमानदारी से अपना काम करते थे, उनके प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह का और सम्मान का भाव भी था। तो जो और प्लस क्या है कि वो एक बड़े विजनरी राजनेता थे। उनको मैं राजनेता इसलिए कहूंगा कि उनकी सोच बड़ी दूरगामी थी। तो वो जनसंख्या नियंत्रण हुआ, वृक्षारोपण हुआ, बालिकाओं की शिक्षा हुई, साक्षरता हुई, पेयजल की जो समस्या है उसका एक दीर्घकालिक सॉल्यूशन निकले। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के जो नेता थे उनसे उनका बड़ा मधुर संबंध था। और उनको उनके धरातल पर बड़ी मजबूत पकड़ थी। उनका एक ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज थी। तो उनका एक पैरेलल जो है इंफॉर्मेशन का सिस्टम था, एक सूचना तंत्र उनका अपना था। वो केवल प्रशासन पर ही सारी सूचना के मतलब लिए उनको और अन्य जगहों से भी सूचनाएं आया करती सूचनाएं थी। प्राप्त हो जाती थी। तो वो एक बहुत ही निर्णय लेने की स्थिति में भी रहते थे और आपको एक स्पष्ट मार्गदर्शन देने की स्थिति में भी रहते थे। उनकी सोच बड़ी स्पष्ट थी और उनका जो मार्गदर्शन था वो बड़ा स्पष्ट था। उसमें मैंने उस तरह का नेता नहीं देखा जो इतनी स्पष्ट सोच रखता हो, चाहे वो राष्ट्रीय समस्याएं हों, चाहे वो अपने प्रांत की समस्याएं हों, या कोई प्रशासनिक जो है मामला हो। जितना उनका वो था, इसका कारण ये था कि उनका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव था। वो 50 से जो है वो राजस्थान की राजनीति में एक्टिव थे। तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी थी और अनुभव की थी। तो उस अनुभव का उनको बड़ा फायदा मिलता था। तो ये तो भैरव सिंह जी के बारे में ये बात। और प्रशासन के लोगों में उनके प्रति भय का भी भाव था और एक श्रद्धा और सम्मान का भी भाव था। तो सुनेंगे अगर तो एक्शन ले लेंगे तुरंत, हाँ, बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, तो एक श्रद्धा भी थी उनके प्रति, एक सम्मान का भाव था, आज भी है। अशोक गहलोत जी, आपको पता ही है, वो अपने गांधीवादी मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। और तो इनके टाइम में पहली बार मैंने देखा कि थोड़ा सा प्रशासन में, जिसको कहते हैं ना कि हमारे जो विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और थोड़ी जिला सी प्रमुख हैं, ढीलापन, नहीं लापरवाही। ढीलापन नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि भैरव सिंह जी के टाइम में ये था कि आप अगर एक औचित्यपूर्ण और विधिक निर्णय लेते हैं तो सरकार का आपको पूरा सपोर्ट मिलता था और अधिकारी वो के साथ खड़े हो जाते थे। और दोनों पक्षों की बात सुन करके, और जनरली वो अगर आपका स्टैंड सही है, लीगल है, तो वो आपको सपोर्ट करते थे। यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रशासन जो है ना, कुछ ज्यादा उसका लोकतंत्रीकरण हुआ। और इसमें आप जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, जिला प्रमुख हैं, इनका इंटरफेयर बढ़ने जिला लगा। अध्यक्ष हैं, इनकी राय लीजिए, इनसे बातचीत करिए। और फिर वो आज तक राजस्थान में परंपरा चल रही है। तो अब वो कुछ मामलों में हम उसको सही भी कह सकते हैं, कुछ मामलों में गलत भी कह सकते हैं। अगर जो है ऑफिसर स्ट्रिक्ट है, रूल बाउंड है और अपनी राय पर कायम है, तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिर उसमें बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। तो और राजकीय संरक्षण जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो ये चीज तो सही नहीं थी, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि रूल बाउंड थे और कानून कायदे के हिसाब से ही काम करते थे। और उनको जो है अपने जो इंडिया टुडे वगैरह ने कभी उनको मुख्यमंत्री नंबर 1 भी घोषित किया था। और अकाल प्रबंधन के क्षेत्र में जो है उनका बड़ा नाम होता था पूरे देश में कि क्या इसके पीछे, क्या कैसे मानते, क्या मैनेजमेंट था उनका, खुद का था या प्रशासन उनके साथ था उस समय? नहीं, वो बेसिकली मॉनिटरिंग तो करते थे, इसमें कोई शक नहीं, मॉनिटरिंग करते थे। और जो है नियमित रूप से ऑफिसर से फीडबैक लेना। और जैसे भैरव सिंह जी का था कि उनके पास एक कार्यकर्ताओं का एक तंत्र था, वो राजस्थान के कोने कोने तक फैला हुआ। तो वैसे इनका भी एक तंत्र था जिससे उनको सूचनाएं मिल जाती थी। लेकिन एक अंतर तो था कि जो भैरव सिंह जी के लोग थे वो बड़े बिना लाग लपेट के और बड़ी ईमानदारी से, कई बार तो वो विपक्ष के लोगों से भी राय लेते थे। अच्छा। बहुत से सीपीआई सीपीएम के लोग से भी वो राय ले लेते थे और फीडबैक ले लेते ऐसी थे। कहानियां सुनते हाँ, हम लोग। हाँ, लेकिन इधर जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो राय उतनी निष्पक्ष नहीं होती थी। और समय बदलता है तो उसके साथ साथ जो है चीजें भी बदलती हैं।
तो उससे थोड़ा फर्क भी पड़ता था। लेकिन कुल मिला करके ये जो है अकाल प्रबंधन वगैरह का काम है, वो हम्म है, वो सब इनका अच्छा रहा। हम्म और ये थोड़ी जनप्रतिनिधियों की पूछ परख भी बढ़ गई। हम्म। अब उसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, अब वो मैं विश्लेषण के लिए समय उसका मैं बताएगा, तय करेगा। बुद्धिजीवियों पर छोड़ता हूँ और समय हम्म पर छोड़ता हूँ हम्म कि उससे कितना नुकसान कितना फायदा हुआ। हम्म लेकिन ये काम हुआ। जो मैडम थी वसुंधरा राजे, उनका ये जो आपका पर्यटन का क्षेत्र है, हम्म। पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र है, वन्य जीव संरक्षण का क्षेत्र है, बेहतर हुआ उन इलाकों में इसमें काम। जबरदस्त काम हुआ है। जो हम्म हमारे जितने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक जो धरोहर थी, जो हम्म विरासत थी, हम्म उसका जो संरक्षण और विकास का कार्य है, इसके लिए अद्भुत विजन चाहिए। हम्म वो विजन मैडम के पास अवेलेबल था। हम्म और उसके चलते जैसे आप खोले के हनुमान जी जाइए, हम्म। पहले इसकी क्या स्थिति हुआ और करते शानदार थे। गेट है, हाँ, रोपवे और लग गया आज है। वो देखिए कि मतलब उसको एक उन्होंने शानदार पर्यटन स्थल के रूप में, हम्म आप आमेर का किला देखिए, हम्म आप जो है अपने बांसवाड़ा में जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है हम्म उसको हम्म देखिए। हम्म तो मतलब इन जगहों को आप देखिए तो लगता है कि मतलब उनका कितना बड़ा विजन था। उससे हम्म स्थानीय स्तर पर विकास को कितना प्रोत्साहन मिला, हम्म पर्यटन को प्रोत्साहन मिला, हम्म व्यवसाय को प्रोत्साहन हम्म मिला, लोगों को रोजगार मिला। हम्म तो ये सारी चीजें, और मैडम का डिसिसिवनेस थी, एक हम्म निर्णायक क्षमता उनके हम्म अंदर थी। हम्म तो और एक्सेसिबिलिटी थी, और पब्लिक तक वो जाती थी। तो वो सारी चीजें उनकी भी थी। और इनका जो राज है वो आपके सामने चल ही रहा है। और निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से जो जनता के प्रति एक जुड़ाव है, जो एक आकर्षण है, या एक सहानुभूति है, या उनकी समस्याओं को अपना समझ करके जो है वो है। हालांकि इनको अभी समय कम मिला है, साल सवा साल का हुआ है। अब इस बीच में इन्होंने ये राजस्थान। राजस्थान का एक बहुत बड़ा समिट किया, हम्म और बड़े सक्सेसफुल तरीके से किया। हम्म और उसके अब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि उसका क्या है। बट जो देखा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग है, समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, पब्लिक में जाते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो एक हालांकि देखिए, अनुभव एक चीज़ होती है। हम्म जैसे आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखिए, तो पहले वो स्टेट सॉरी सिटी का मेयर बनता है, फिर स्टेट हम्म का गवर्नर बनता है, फिर हम्म नेशनल सीनेटर बनता है, हम्म फिर प्रेसिडेंट की टीम का हिस्सा बनता है, धीरे सेक्रेटरी धीरे ऑफ धीरे स्टेट, प्रोसेस के तहत आता और है। उसमें तद आता है। अब हम्म सीधे किसी व्यक्ति को आप अगर बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम तो लगता है। हम्म लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, हम्म जब उसको जैसे आप देखेंगे भैरों सिंह शेखावत, हम्म जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले वो कभी भी मंत्री नहीं बने थे। हम्म वो हम्म सीधे मुख्यमंत्री बने, हम्म विधायक से सीधे मुख्यमंत्री। हम्म अशोक गहलोत जी भी राज्य की राजनीति में कभी नहीं रहे, केंद्र में हाँ, वो मंत्री रहे, वहां राज्य से सीधा मंत्री यहाँ। वगैरह रहे। राज्य की राजनीति में कभी मंत्री वगैरह नहीं रहे। एक बार गृह मंत्री थोड़े समय के लिए रहे थे वो। हम्म। और वसुंधरा जी का भी कुछ ऐसा ही वसुंधरा था। जी जो है वो भी केंद्रीय राजनीति में थी, हम्म राज्य में एक बार विधायक रही थी, बट हम्म मिनिस्टर वगैरह नहीं। हम्म। तो कुछ हो सकता है कि राजस्थान की नियति ऐसी हो कि जो सीधे ही लोग सीधे बनते सीएम हैं। बनने का ट्रेंड में। और एक मैं ये देखता हूँ कि जब वो लोग बनते हैं, हम्म तो उस समय जो उनका दृष्टिकोण, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी निर्णय क्षमता, उनकी प्रशासनिक शैली, उनका व्यक्तित्व वो अलग तरह का होता है। धीरे धीरे अनुभव के साथ एक वरिष्ठता, परिपक्वता, एक मेच्योरिटी जो है वो आती है। और उससे जो निर्णय की गुणवत्ता है वो बदलती उसमें, जाती। हाँ वो बदलती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है और सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा और मुख्यमंत्री जी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से अप्रिसिएट कर पाएंगे, और उनको राजस्थान की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की योजनाएं बनेगी और राज्य को फायदा मिलेगा। अब आप ज्यादातर आईएएस जो बड़े पदों पे रहे, वो रिटायर होने के बाद सत्ता के गलियारों की तरफ जाते हैं, और आप साहित्य की तरफ चले गए हैं, किताबें लिख रहे हैं। भी आपकी कोई किताब आई हुई है सर, उसको जरा बताते चलें, कौन सी किताब है, क्या उस किताब में है, क्या लिख रहे हैं उसमें? राजस्थान के इतिहास को लिख रहे हैं, आपका चूंकि इतिहास फेवरेट विषय रहा है, या साहित्य की तरफ जा रहे हैं चीजों को लेकर देखिए के? ऐसा है कि
साहित्य जो है वो शुरू से ही मेरी रुचि का विषय रहा है, हम्म और हिंदी साहित्य तो मेरा सब्जेक्ट भी था आईएएस में। हम्म तो क्या है कि अब रिटायरमेंट के बाद जो है वो हमने विशेष रूप से इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चालू किया। हम्म तो हम जो सामाजिक राजनीतिक विषय हैं, प्रशासनिक विषय हैं, शैक्षणिक विषय हैं, उनके ऊपर लेख वगैरह भी लिखते हैं। हम्म और प्लस हम कविताएं लिखते हैं। तो हम्म, लेख आमतौर पर राष्ट्रदूत जो अखबार है उसमें छपता हाँ है, छप रहा है। और कविताएं हमारी सच बेधड़क करके है हम्म उसमें हम्म छपती हैं। हम्म अब जैसे मैंने ये हमारी 51 कविताओं का एक संकलन आया है हम्म जीवन पथ के नाम हम्म से। हम्म तो इसमें जैसे आ, ये एक मैंने राजस्थान के बारे में कविता लिखी एक है। सुनाए कुछ। हाँ, तो वो मैं आपको सुना देता हम्म हूँ। ये कविता है मरुवंदना। हम्म कि रेत का समंदर है मीलों तक फैला हुआ था, हम्म यहाँ का मनस्वी मनुजमन भी ऐसा ही है, हम्म जिसकी न मिल सके था। हम्म मरुस्थल के कल्पतरु खेजड़ी के वृक्ष के समान, हम्म प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवन रस खींचता है यहाँ का इंसान। हम्म गहराई में पानी है, पानी में गहराई है, हम्म व्यथा हो या वेदना बाहर न आई है। हम्म सुख के भी क्षण अनंत, जीवन के रसराग रंग, हम्म लेकिन मर्यादा है, सीमाओं का बोध जरूरत से ज्यादा है। बाहर है रीतापन, अंदर है शीतल मंद पवन, मिलन में मर्यादित मधुरता है और व्यवहार में सील की सुगंध। सुस्वादु भोजन है, अपनायत है, मनुहार है, अतिथि सिर आंखों पर परंपरा का सार है। संगीत है, नृत्य है, कला है, सुंदर परिधान है, उन्नत ललाट है, सर्वोपरि स्वाभिमान है। संत सूरमाओं की धरती, हे मरुभूमि तुम्हारा वंदन, बलिदानी है रेत तुम्हारी, भारत के माथे का चंदन। तो ये मेरी भावनाएं हैं अपनी पूरा कर्मभूमि के इसमें प्रति। आपकी कविता को सुना तो लगता है पूरा राजस्थान समाहित है। जी जी। खेजड़ी का पेड़ भी है, जी पानी भी है, मरुस्थल भी है, जी स्वाभिमान भी है, जी जी। और वो सूरबीर सारी चीजें हैं। हाँ सर एक जो हालात हैं अभी फिलहाल जो आपने उस पर लिखा है, ये आपका पूरा अनुभव है। अब मैं एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि जो यूपीएससी के जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम प्रेशर तनाव में आप खुद देख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्या सलाह है उनके लिए आपकी तरफ से, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा, जो अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दो तीन चार बातें कहना चाहूँगा। हम्म नंबर वन तो ये है कि यूपीएससी में की तैयारी जो है, हमारे टाइम में लगभग 1 लाख लड़के बैठते थे, हम्म अब लगभग 7 लाख बैठते हैं। हम्म तो एक तो कंपटीशन ज़्यादा कठिन हो गया है। हम्म तो एक प्लान भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, हम्म क्योंकि सफलता की अब उतनी ज़्यादा गारंटी, उतनी ज़्यादा संभावना, उतनी ज़्यादा श्योरिटी अब नहीं हम्म है। हम्म तो कोई ना कोई रोजगार परक कोर्स, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमबीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे एमएसडब्ल्यू हो, चाहे बीएड हो, हम्म, कोई ना कोई रोजगार परक कोर्स, साथ में कर लेना हाँ, चाहिए। या जर्नलिज्म हो, हम्म वो अपने पास वो डिग्री होनी चाहिए। हम्म उसके बाद ही आदमी को तैयारी में प्रवृत्त होना चाहिए। हम्म कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जो है वो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर चले जाते हैं और तैयारी करना तैयारी शुरू चालू कर देते हैं करते वहां हैं। पर। अब दूसरा क्या है कि ये जो इन्होंने 6 साल का कर रखा है, हम्म मैं इसके बड़ा विरुद्ध रहता हूँ, क्योंकि हम्म 6 साल 7 साल बर्बाद करने के बाद फिर आदमी कुछ करने की स्थिति में नहीं रह जाता। इसलिए इसको वापस जो है 3 अटेम्प्ट तक जो है सीमित करना हम्म चाहिए। जब आदमी गंभीर होगा, उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी, भले उम्र ज्यादा रखें, हम्म लेकिन अटेम्प्ट 3 होने चाहिए। हम अब एज हाँ वाइज थोड़ा बढ़ा हाँ दें, हाँ लेकिन अटेम्प्ट 3 ही होना हाँ। चाहिए। और पढ़ाई के लिए मेरा ये कहना है कि 4 5 चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है। हम्म एक तो हिस्ट्री है, एक हम्म पॉलिटिक्स है, एक इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, और साइंस, टेक्नोलॉजी है, और इन्वायरमेंट है। ये 6 चीजें हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हम्म इनमें जो है पहले भी हमारे टाइम में भी वही करते थे कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे, हम्म और आज भी जो है शुरुआत वहीं से होनी हम्म चाहिए। दूसरा क्या है कि जो है 2 अखबार हम्म वो नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। चाहे वो हिंदी को, इंग्लिश को, किसी हाँ, लैंग्वेज में हो। तो जैसे आपके ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हम्म तो वो और एक कोई कंपटीशन की मैगजीन, चाहे वो आपके कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हो, या आपके कंपटीशन मास्टर हो, या
और कोई जो है करियर एंड कंपटीशन हम्म। टाइम्स, हमारे टाइम चलता था, हम्म। अब भी कुछ कोई न कोई बहुत इस तरह सारी का, या मैगजीन है प्रतियोगिता मार्केट में। दर्पण वगैरह है। जी जी। तो इनका रेगुलर अध्ययन जो है वो आप जब बीए में पढ़ रहे हैं या बीटेक वीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तभी से इसकी तैयारी वगैरह करते रहें। करना चाहिए, और अपना जो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन है हम्म। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तमाम सारे सवाल हुए इनसे, राजनीतिक सवाल भी कुछ हुआ, किस तरीके से इन्होंने सीएम को देखा, जो 4 सीएम जो बड़े नाम रहे यहाँ पर, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और गहलोत। तमाम सारे सवालों का राजेश्वर सिंह जी ने जवाब दिया है। और इनसे वो भी हमने पूछा किस तरीके से जो प्रेशर में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दबाव में चले जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तमाम सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो देखते रहिए पोल टॉक। अगले पॉडकास्ट में कोई ऐसी और शख्सियत होगी जो आपको सही और सटीक जानकारी लेकर के आएंगी, जो आपके काम की हो।